नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर तीखा हमला करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया। उन्होंने शिवराज सरकार को भ्रष्ट बताते हुए आरोप लगाया कि उसने औसतन हर महीने एक घोटाला किया है। उन्होंने 5 गारंटियों का भी ऐलान किया और साफ कर दिया कि कांग्रेस कर्नाटक की सफलता को उसी फार्मूले के साथ मध्य प्रदेश में दोहराना चाहती है। ये सही है कि कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी हुई है और मध्य प्रदेश में बीजेपी का हाल कर्नाटक की बम्बई सरकार जैसा है। ये भी सही है कि कांग्रेस आपसी गुटबाजी पर काफी हद तक काबू पा चुकी है और संगठनात्मक रूप से भी ज्यादा तैयार दिख रही है। ज्योतिरादित्य और उनके साथ गए दगाबाज कांग्रेसियों को सबक सिखाने का जोश भी कांग्रेसियों में देखा जा सकता है। इसके विपरीत बीजेपी कई खानों में बटी हुई है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से मतदाता ऊब चुके हैं, बेरोजगारी चरम पर है और बीजेपी तथा संघ कार्यकर्ताओं की अंधेर गर्दी से मुक्ति पाने के लिए वोटर तैयार बैठा है। छल बल से सरकार बनाने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी की सरकार का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। यानी परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल नजर आ रही हैं, मगर इसके बावजूद ये क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव निकाल सकती है, निकाल है लेगी, ऐसा कोई क्यों नहीं मान रहा? क्या है कांग्रेस की कमजोरियां? क्या हिंदुत्व के हथकंडे में अभी भी इतना जोर बाकी है कि खुलेआम हिंदू हिंदू करने के बावजूद उसे बीजेपी से पार पाने में कठिनाई हो सकती है? या फिर ये धन बल, सत्ता बल, मीडिया बल और चुनाव आयोग के बल से उपजी आशंकाएं हैं जो किसी भी समय कोई गुल खिलाकर उसकी आसन्न जीत को हार में बदल सकती है? ध्यान रहे, मध्य प्रदेश कर्नाटक नहीं है। ये उत्तर भारत का सांप्रदायिकता से पीड़ित एक राज्य है, अनपढ़ों और अधपढ़ों का प्रदेश है। यहाँ कर्नाटक की तरह की समझदारी की अपेक्षा रखना खुद को धोखे में रखने जैसा साबित हो सकता है। या फिर कांग्रेस के पास कोई रणनीति है जो इन सब से भी मुकाबला करने में सक्षम हो सकती है और मोदी शाह की तिकड़मों और केंद्रीय एजेंसियों के मकर जाल को ध्वस्त कर सकती है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले आपको उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ फिलहाल 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजेश बादल जी हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी हैं और संजीव श्रीवास्तव जी हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि राकेश अचल जी और कार्तिकेय बत्रा भी हमारे साथ होंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत करते हैं संजीव जी आपसे। आज प्रियंका गांधी ने जबलपुर में एक रैली के जरिए और बल्कि एक पूरा आयोजन नर्मदा पूजन का, भव्य और हिंदू रंग में रंगा हुआ पूजन, और फिर उसके बाद जो कुछ भी प्रदर्शन हुआ और जिस तरह के भाषण दिए गए और जिस तरह से प्रियंका ने आक्रमण किया, उस सब को लेकर आपको क्या लगता है? कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है प्रदेश में आगामी आम चुनाव के मद्देनजर, उसे कैसे देखते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए संजीव जी। मुकेश जी, आपने जो चर्चा की शुरुआत की, आपका जो ओपनिंग रिमार्क्स थे उसमें ये फैक्ट है कि कांग्रेस आत्मविश्वास से लवरेज है और उसके लवरेज होने के बहुत सारे कारण हैं, कई सारे कारण। और आज जब प्रियंका गांधी जबलपुर आई थी, उनका शो शानदार होने की उम्मीद थी, घोषणाएं भी अपेक्षित थी। जो उन्होंने वो कुछ घोषणाएं, जिन्होंने 5 बड़ी घोषणाएं जो की, वो कांग्रेस पहले से ही अनाउंस कर चुकी थी। कुछ चीजों को उसने कहा था कि हम सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, सत्ता में आए हम बिजली का बिल 100 यूनिट तक माफ करेंगे, 200 तक हम हाफ करेंगे। आज प्रियंका गांधी ने उस पर गारंटी दी है प्रदेश की जनता को। उन्होंने अपने आधे घंटे के लगभग जो भाषण उनका था, उसमें जो अपेक्षित था, मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, सत्तारूढ़ दल है, उन्होंने बहुत जमकर एक आड़े हाथों मध्य प्रदेश की सरकार को लिया। 18 साल के, लगभग 18 साल हो चुके हैं सत्ता में रहते हुए बीजेपी को, और खासकर शिवराज सिंह चौहान 4थी बार मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। तो जो उनकी कथित नाकामियां हैं, उन्होंने वो सारी की सारी गिनाई। अपेक्षित था, उन्होंने कुछ अवसरों, बहुत कम, लेकिन हाँ, मोदी पर भी प्रहार किया, केंद्र की सरकार पर भी प्रहार किया, और उन्होंने बार बार ये चीज एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, आप छले जा रहे हैं, आपके साथ छलावा हो रहा है, आपको जो तड़के हैं, हिंदुत्व का तड़का है, घोषणाओं का तड़का है, वो लगा लगा कर आपको कहीं ना कहीं
बीजेपी भ्रमित कर रही है, आपका शोषण कर रही है, उन्होंने अपने भाषण में कहा। और उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि ये अब आपका वक्त है। मतलब इस जो आज जितने भी भाषण, खासकर कमलनाथ का भी जो भाषण हुआ, कमलनाथ ने भी इसी चीज को कहा कि आप कांग्रेस को मत देखिए, अपने मध्य प्रदेश के भविष्य को देखिए। उन्होंने पुरानी सारी बातें दोहराई, गिनाई सारी की सारी। और प्रियंका गांधी ने जो एक बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश में की, वो की पुरानी पेंशन योजना की बहाली हम कर देंगे। ये अपेक्षित था, ऐसा था कि शायद अब जब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र घोषित करेगी, घोषणा पत्र का अनाउंसमेंट करेगी, तब शायद ये चीज आएगी। लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, और उन्होंने गारंटी दी है कि अगर राहुल गांधी का जो 2018 का चुनाव था, जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ गई यदि मध्य प्रदेश में, तो हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, और एक लंबी फहरिस्त उन्होंने गिनाई। तो आज वो किसानों की भी बात आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि ना केवल जो पिछली बार हमारे किसानों को जो नहीं मिल पाया था, अधूरी रह गई थी हमारी घोषणा, हमने करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास बांटे थे, अपने 15 महीने माफ किए थे कर्जे 11,000 करोड़ से ज्यादा के। अब हम लौटेंगे यदि सत्ता में, तो हम सबसे पहले उनको, उस जो पुराने किसान थे उनको, नए किसानों को लाभ देंगे। तो ओवरऑल जो स्थिति है मुकेश जी, बीजेपी बहुत एक इस समय उनके यहाँ खंड खंड है। बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुत सारे धड़े हैं, और सिंधिया के आने के बाद से सिंधिया का एक पूरा पूरा खेमा है, और जहां जहां सिंधिया है वहां वहां दो बीजेपी साफ तौर पर, एक सिंधिया की बीजेपी या उनके लोगों के जो साथ आए थे विधायकगण, उनकी बीजेपी, और दूसरी ओरिजिनल जी बीजेपी। संजीव जी, इस पर आते हैं, लेकिन पहले आज के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जरा उन पर दूसरे भागीदारों की भी राय ले लें। प्रकाश जी, ये एक टोन सेट करने की कोशिश की प्रियंका गांधी ने जबलपुर से, महाकौशल, जहां पर पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, खासतौर पर जो आदिवासी इलाकों की सीट थी उन पर उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो इस इलाके से उन्होंने इस कैंपेन का आगाज किया है। ये जो जिस तरह से, जिस अंदाज में ये कैंपेन शुरू की गई है, उसके क्या मीनिंग निकालते हैं आप? पहला मीनिंग तो ये निकालने की कोशिश की गई है कि हम भी धर्म को मानते हैं, हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व वो हिंदुत्व नहीं है जो दूसरे धर्मों की अवहेलना करता है। जो गदा, 30 फीट की गदा घुमा गई, शंखनाद किया गया, शंख बजाया गया। प्रियंका गांधी ने 5 घोषणाएं की, जिसमें कि अभी संजीव जी ने बताया कि प्रमुख घोषणा ये कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसका असर हिमाचल में देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी वो उसी पर निर्भर है, पेंशन पर निर्भर है बहुत से लोग, और भविष्य उनका उस पर निर्भर रहने वाला है। तो ये एक बड़ी नब्ज कर्मचारियों की पकड़ी है, जो इस सरकार बार बार कर्मचारियों को कुछ न कुछ देती रहती है, तो उसका एक जवाब है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बताया कि हर महीने एक स्कैम होता है। उन्होंने कुछ स्कैम गिनाए भी, और ये बताया कि हम क्या क्या करने वाले। इसके पहले के 2 भाषण है वो भी महत्वपूर्ण है। एक जबलपुर के सांसद विवेक तनखा का, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, सांसद भी हैं। उनके ससुर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, मुश्रान जी। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने 2 मिनट बोला और 3 मुद्दे उठाए, और बड़े दिल को, लोगों को छू लेने वाले मुद्दे जबलपुर के लोगों के लिए उठाए। उन्होंने कहा कि महाकौशल क्षेत्र की बहुत उपेक्षा इस सरकार ने की है, वो नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो काम करने चाहिए वो नहीं की। उनका कहना है कि एक भी व्यक्ति को, महाकौशल को मंत्री नहीं बनाया बीजेपी की सरकार ने, केवल स्पीकर हमारे इलाके के हैं, वो मजबूरी में बनाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य का मुद्दा और शिक्षा का मुद्दा बहुत गंभीर है। ये बातें उन्होंने कही, और उनके कहने का, जबलपुर में कहने का मतलब है क्योंकि वहां के सांसद हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। फिर कमलनाथ ने जो मुद्दे उठाए, कमलनाथ ने बहुत एकदम साफ साफ कहा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को नौटंकी भी कह दिया। ये भी कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान जैसा डांस नहीं कर सकता, मैं शिवराज सिंह चौहान जैसा गाना नहीं गा सकता, मैं शिवराज सिंह जैसी घोषणाएं नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूं और मैं सच्चाई पर अडिग हूं। तो हमला शिवराज सिंह चौहान के भ्रष्टाचार पे था, उनकी सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचारों पे था। हमला इस सरकार की नाकामी में था। सरकार किसी क्षेत्र के विकास, किसी क्षेत्र की उपेक्षा पर था। इन पर उन्होंने बहुत निशाना बनाया, और कांग्रेस ने ये सोच लिया कि इस सरकार में कुछ क्षेत्रों का जो विकास अवरुद्ध रहा है, वो
एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। मैं अभी आज रायपुर में हूं और मैंने यहाँ एक पत्रकार मित्र से बात की, तो उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो हमें लगता था कि हम एक गांव बन के रह जाते हैं। रायपुर मध्य प्रदेश का एक कस्बे की तरह था, लेकिन आज रायपुर सेंट्रल इंडिया का बड़ा विकसित होता शहर है। तो जो उपेक्षा का भाव जब महाकौशल वालों में है, वो भाव अब जिन जगह बीजेपी के मूल लोग हैं, जैसे कि कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, उनमें उपेक्षा का भाव, जबलपुर में अजय है वो उनके मन में है, विजय मलैया दमोह में, ऐसे बहुत सारे नेता है बीजेपी के जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से उनको भी निशाना बनाया है, उनके मुद्दे को भी उठाया कि देखिए आपकी उपेक्षा हो रही है, आपकी उपेक्षा होगी। और जब से ये तीसरी बीजेपी आई है, पहली बीजेपी तो शिवराज की है और दूसरी है महाराज की यानी सिंधिया की, और तीसरी बीजेपी जो है नाराज लोगों की। उन नाराज लोगों के मन में है कि जब से शिवराज के लोग आए और शिवराज के लोगों को मंत्री बनाया गया और उन्हें वे विभाग दिए गए जिनमें कमाई की बहुत गुंजाइशें मानी जाती, उन विभागों पर, उन मंत्रियों पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है। न सरकार का न शिवराज सिंह चौहान का नियंत्रण है, न आरएसएस का नियंत्रण है। तो वो जो एक और बीजेपी जो आई है, उसके प्रति बीजेपी के लोगों में असंतोष है। कांग्रेस को लगता है कि अच्छा मौका है, जब बीजेपी खुद इतने खंड खंड हो रही है तो एक अच्छा मौका है। और कांग्रेस ने कोई भी पत्थर ऐसा नहीं सोचा जो फेंकने से वंचित रहे, हर क्षेत्र में उन्होंने पत्थर फेंके हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का निशाना बहुत स्पष्ट है। जी बादल जी, मैं इसको थोड़ा सा 2018 की स्थिति से भी कंपेयर करके देखना चाहता हूं। 2018 का मुकाबला और 2023 का मुकाबला। 2018 में कांग्रेस बुरी तरह से बटी हुई थी, कई खेमों में बटी हुई थी। कहने को तो ठीक है कि कमलनाथ नेतृत्व कर रहे थे और सिंधिया और दिग्विजय भी साथ थे, लेकिन उस समय स्पष्ट लग रहा था कि आपसी राइवलरी काम कर रही। इस बार सिंधिया नहीं है और दिग्विजय सिंह पूरी तरह से लगता है कमलनाथ के सारथी बने हुए हैं। ये स्थिति में फर्क और इन पिछले साढ़े तीन चार सालों में जिस तरह का प्रदर्शन शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार का रहा है, क्या ये मिलकर स्थिति को कुछ बदल रहा है, कुछ फर्क ले आया है उसमें? धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं इसमें मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी आज की तारीख में कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी है, और उसका पलड़ा भारी होने का जो बड़ा कारण है, कांग्रेस तो अपने स्तर पर अब कर्नाटक चुनाव में जो जिस तरह से उसकी हौसला अफजाई हुई है, वो तो अपने प्रयास पूरे, जैसे शिव कुमार को उतार दिया गया है मध्य प्रदेश के मैदान में, और कमोबेश वैसी ही रणनीति अपनाई जा रही है जैसी कर्नाटक में उन्होंने इलाकाई आधार पर अपनाई थी। तो वो जो कर रहे हैं, और आज जो प्रियंका गांधी का भाषण हुआ है उसने महाकौशल में एक बड़ी लहर जगाई है। और लहर जगाई है मैं इसलिए कह सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो रैलियां करते हैं उसमें सरकारी गाड़ियों से आरटीओ का इस्तेमाल करते हुए कार्यकर्ता जबरदस्ती जो है वो लाए जाते हैं, उनको जो है तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन जो जबलपुर की रैली हुई है वो स्वतः स्फूर्त आप कह सकते हैं, उसके लिए गाड़ियां ढो ढो कर लोग नहीं लाए गए, और खासतौर पर महिलाओं में जो आकर्षण है वो प्रियंका गांधी का आकर्षण है। और महाकौशल, अगर हम माने कि कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है तो महाकौशल का चुनाव उन्होंने ठीक ही किया है, क्योंकि महाकौशल पुराना कांग्रेस का गढ़ रहा है। दूसरी चीजें जो कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं वो ये है कि देखिए, मालवा और निमाड़ ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं, और दोनों इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत रहती आई है अब तक के चुनाव में। लेकिन इस बार हम ये पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन इलाकों में उतनी सुविधाजनक स्थिति में नहीं है। ताजा उदाहरण जैसे कि अभी जिक्र किया प्रकाश भाई ने कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के जो बेटे हैं दीपक जोशी, उनका जाना बहुत बड़ा झटका है। उसके बाद इंदौर के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पुराने समर्पित, सारी उम्र जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ
काटिए सत्यनारायण सत्तन हैं और भी कुछ लोग हैं, वो सब इस समय असंतुष्ट खेमे में, जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि तीसरी पार्टी है, तो उसमें बैठे हुए हैं। तो इस बार मालवा और निमाड़ में शिवराज सिंह चौहान की वजह से कार्यकर्ता बहुत खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और तीसरा जो राकेश जी और ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो चंबल और मध्य भारत का जो इलाका है, जहां पर हर बार सिंधिया परिवार एक अच्छी स्थिति में होता था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिन हालातों में कांग्रेस छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, उसके बाद उनकी अपनी किरकिरी बहुत हुई है और उनको दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो ये कि वो भारतीय जनता पार्टी में अभी उनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, मान्यता उनको नहीं मिली है, और दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 25 साल से जो लड़ रहे थे कार्यकर्ता महल से, यानी सिंधिया खानदान के प्रभाव से, वो बड़े निराश हैं कि अब उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में मालवा चंबल और मध्य भारत इलाके में भीतरघात की जो आशंकाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी देख रही है। तो ऐसी स्थिति ये सारे जो मिलाकर के, और बुंदेलखंड, जो बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला इलाका है, यहाँ थोड़ा सा टफ मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लिए है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति है। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन मैं एक बात और आपको कह सकता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी अगर भारी भी पड़ रही है तो उसकी एक बड़ी वजह खुद भारतीय जनता पार्टी है। लोग इस बार ये तुलना कर रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान की जो चौथी पारी है वो अब तक की सर्वाधिक खराब प्रदर्शन वाली पारी है। उन्होंने दूसरी पारी का जो उनका कार्यकाल था वो मान सकते हैं वो एक तरह से उनका स्वर्ण काल था, लेकिन चौथी पारी, और अगर हम याद करें तो कांग्रेस में जो दिग्विजय सिंह की दूसरी पारी थी वो अब तक की सबसे खराब पारी मानी जाती थी मध्य प्रदेश के इतिहास में। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो चौथी पारी है उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है, उसके अपने कारण। शिवराज सिंह चौहान अपने आत्म केंद्रित हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंता उनके पास नहीं है, सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग हो रहा है, योजनाओं में भ्रष्टाचार है, सीधे सीधे डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव के साल में लोगों ने लूट की खुली छूट का जैसे है वो इस तरह से बना लिया है। तो इस करप्शन को, इतना करप्शन तो कभी हमने नहीं देखा। तो लेकिन ये हर चीज में वसूली जारी है। मेरे कॉलेजों में व्याख्याताओं से 1700 रुपए उनके आनुषंगिक संगठन ले रहे हैं, किताबें जबरदस्ती खरीदवाई जा रही हैं, और भी मतलब अगर मैं भ्रष्टाचार गिनाऊंगा तो शायद ये शो का टाइम पूरा हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि उन्होंने जो एक समाज, वैसे मध्य प्रदेश में कभी जातिगत आधार पर लोग वोट नहीं करते रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा है जिसमें लोग ये पा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने सजातियों को तो प्रमोट किया है, लेकिन जो सवर्ण हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वैश्य हैं, वो उनसे बहुत नाराज हैं। ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग नाराज है और पार्टी ने ब्राह्मणों की नाराजगी को समझते हुए वीडी शर्मा को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लेकिन वीडी शर्मा, जो अफसोस की बात यह है कि जो काम करना चाहते हैं उनकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार उनको समर्थन नहीं दे रही है। तो अगर संगठन के मुखिया को सरकार का मुखिया समर्थन नहीं देगा, उसको मदद नहीं करेगा, तो संगठन जो करना चाहता है वो हाशिए पर रह जाएगा। हम कह सकते हैं कि शिवराज की जो छवि है इस बार अब तक की सबसे अलोकप्रिय छवि के साथ वो इस चुनाव में प्रस्तुत होंगे। जी जी राकेश जी, मैं चाहता हूं कि आप चंबल रीजन का तो जायजा अपना एक आकलन देंगे ही, लेकिन इसको हम पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव के तौर पर अगर देखें, और जो जहां से शुरुआत की है आज कांग्रेस ने इस महाभारत की, जो कि नवंबर दिसंबर में संपन्न होना है, ये 4-5 महीने का जो अंतराल है, इसको किस तरह से देखा जाए? जैसे मैंने प्रस्तावना में कहा था कि बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई है, शिवराज सिंह की वो चमक अब नहीं रही, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, सरकार के नकारेपन की, सरकार के बीजेपी और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की वसूली वगैरह वगैरह। ये एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है कांग्रेस के लिए जो एक तरह की जीत की गारंटी होना चाहिए था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग डावाडोल हैं
स्पष्ट तौर पर कोई बोलने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस ये चुनाव निकाल लेगी। ऐसा क्यों है? मुकेश जी, देखिए कि 2018 और 2023 के बीच में बहुत कुछ बदला है मध्य प्रदेश में, और इस लिहाज से ये गारंटी देने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। लेकिन परिस्थितियां ये हैं कि इस अंडर करंट की अब बात नहीं हो रही है, अब तो सीधा करंट ऊपर दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस, भारतीय सत्तारूढ़ जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके मुकाबले में, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है, कि बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन कर्नाटक को दोहराना मध्य प्रदेश में इतना आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में जो चुनाव का परिदृश्य था, जो जातीय गणित था, वो मध्य प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले 5 साल में अपने आप को बहुत कुछ बदला है, और जिस ढंग से संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस को काम करने की आदत नहीं थी, वो आदत उन्होंने दोबारा से डाल दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अब उनकी महत्वाकांक्षाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की शायद नहीं है, लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं उन्होंने पाल रखी हैं अपने बेटे को लेकर या कांग्रेस पार्टी को लेकर, उसके लिए वे दिन रात काम कर रहे हैं, और इस हिसाब से काम कर रहे हैं, सेक्टर बांट लिए। आप देखिए, अभी तक चुनाव में अभी टाइम है, 90 दिन से ज्यादा टाइम है, अभी तक वो 60 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में अपने बेटे के साथ व्यक्तिगत तौर पर दौरे कर चुके हैं। इतना मेहनत उन्होंने कांग्रेस के, जब वो प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उस जमाने में भी शायद नहीं किया हो। आज की मेहनत उनके काम आएगी, उनकी पार्टी के काम आएगी। और जहां तक सवाल है कमलनाथ जी का, या स्टार्टिंग में प्रियंका जी ने जो यहाँ शंखनाद किया है उसका, वो बहुत अर्ली है, उसके बारे में अभी बहुत जल्दी कहना होगा, जल्दबाजी होगी कहना कि क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन चंबल तक हम लौट के आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, जनादेश का जो अपहरण हुआ, वो चंबल इलाके के विधायकों के जरिए ही हुआ था। यहाँ से 20-22 विधायकों को तोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की अच्छी खासी चलती सरकार को गिराया था। इसलिए सबका ध्यान इस बार भी, इस चुनाव में भी, दूसरे क्षेत्रों में है। महाकौशल की बात अभी बादल जी ने की, मालवा की बात प्रकाश जी कर रहे थे, लेकिन चंबल का जो पेपर है वो सरकार बनाने में निर्णायक इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक तो अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटें बहुत हैं, और जो 34 विधानसभा क्षेत्र इस अंचल से आते हैं, उनके परिणाम इस बार 2018 के परिणामों से इतर जाने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो छत्रपों की स्थिति है वो बिखर चुकी है। अभी जैसे बादल जी कह रहे थे कि बीडी शर्मा को सत्ता का समर्थन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जैसे नरेंद्र सिंह जब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे, तब सत्ता उनके साथ जिस मुस्तैदी से खड़ी होती थी, वैसी बीडी शर्मा के साथ खड़ी नहीं हुई है। इस वजह से ग्वालियर चंबल संभाग का जो ब्राह्मण है, और यहाँ ब्राह्मण निर्णायक नहीं है, निर्णायक तो अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी लोग ही है, लेकिन नेतृत्व की स्थिति जहां तक है, हर जिले में ब्राह्मणों के हाथ में नेतृत्व पहले था। चाहे भिंड में आप चौधरी परिवार देख लें, राकेश चौधरी हुआ करते थे, ग्वालियर में बालेंद्र शुक्ला हुआ करते थे, ऐसे हर जिले में एक एक उनके पास छत्र था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस के सारे लोग एकजुट हो गए हैं, ब्राह्मणों वाला जो मुद्दा है इसको लेकर भी, और भारतीय जनता पार्टी में भारी बिखराव है। अभी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे शिव कुमार जी, पिछले 4 दिन पहले ग्वालियर में थे। उन्हें अपने पार्टी के लोगों को ये समझाइश देनी पड़ी कि भाई सिंधिया और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को आप नया मत मानिए, उनको पार्टी का कार्यकर्ता मानिए, उनसे दूर मत जाइए, उन्हें साथ लेकर काम करिए, तब ये विधानसभा की चुनौती आप इसका सामना कर सकते हैं। तो घबराहट बहुत अंदर तक है। और जहां तक सवाल है सिंधिया का और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों का, इसमें मुझे शुरू से हमेशा से संदेह रहा है, क्योंकि माधवराव सिंधिया जब कांग्रेस से निकाले गए, तब यही भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने अपना
घोषित प्रत्याशी जिसने नामांकन दर्ज कर दिया था उसको वापस ले दिया। जो आप देखेंगे मुझे लगता है थोड़ा सा सिग्नल में प्रॉब्लम थी। मैं ये जो संजीव जी अभी राकेश जी कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर एक घबराहट है, ये है कि ये घबराहट जी भारतीय जी जनता राकेश जी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत निराश है, उसमें बहुत असंतोष है। चंबल में जहाँ सिंधिया का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता, 3-4 जिले हैं, ग्वालियर और गुना शिवपुरी में तो फिर भी प्रभावी होते हैं, लेकिन भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, ये सिंधिया की पकड़ में कभी रहे नहीं। लहर में कभी कभी इनके लोग जीत के आए और कांग्रेस से अगर जीत के आए थे तो सिंधिया इनकी मजबूरी थी, उन लोगों के साथ खड़े होते थे। आज स्थिति बदल गई। आज सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेताओं के पास के सामने कोई भ्रमित होने की स्थिति नहीं है। उन्हें सीधा पता है कि उनका नेता कमलनाथ है, उन्हें सीधा पता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह को ही काम करना है, यही निर्णय। तो जहाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी पसोपेश है, सब अपने अपने, उन्हें मालूम है उनका टिकट कटने वाला है। जो मौजूदा विधायक हैं वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। और ये ही जो गफलत है भारतीय जनता पार्टी की, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या पैदा जी बिल्कुल। तो संजीव जी, मैं ये जो घबराहट की बात की कि बीजेपी के अंदर चिंता है, घबराहट है, बिखराव है, नाराजगी है, ये और किस किस तरह से दिख रही है जो कांग्रेस के लिए एक वरदान साबित हो सकती है? वो कौन सी चीजें हैं? ये बादल जी ने भी उनका जिक्र किया, राकेश जी भी जिक्र कर रहे थे, आप और कैसे पढ़ रहे हैं? अगर नब्ज पढ़नी हो बीजेपी की अभी तो आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, जो घबराहट की बात है, जो राजेश जी ने भी कहा या और हमारे साथी गणों ने कहा कि बीजेपी जबरदस्त अंतर्द्वंद से गुजर रही है। ऐसी अंतर्द्वंद हमने इसके पहले कभी नहीं देखा। हम जब से बीजेपी को मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो बहुत कंफर्ट स्थिति में हुआ करती थी। चुनाव के पहले उसको ऐसी आती थी, छुटपुट कठिनाइयां पैदा होती थी, पहले भी रिवोल्ट्स होते थे, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सिंधिया ही है। सिंधिया फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। फिर संगठन और सत्ता में जबरदस्त जो समन्वय हुआ करता था वो उसका भारी अभाव है। कहीं से कहीं तक समन्वय नहीं दिखता। दो ध्रुव है, एक मंच पर जरूर लगातार रहते हैं शिवराज जी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके जो बॉडी लैंग्वेज साफ कहती है कि क्या कुछ अंदर चल रहा है। कई अब जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका हम जिक्र यहाँ नहीं कर सकते। तो एक वो चीज है। फिर दूसरी चीज, कांग्रेस जिस तरीके से एक संगठन उनका जिस तरीके से चला है, अभी जो उन्होंने जो 15 महीने की सरकार को खोया था और खोने के बाद जो उनको कुछ शायद समझ आई, बूझ आई कि हमको अब कहीं ना कहीं अपने जो आपसी अंतर्द्वंद है उनको छोड़ना होगा। तो ये एक पूरा का पूरा अभी जो कुछ चल रहा है, कैंपेनिंग चल रहा है कांग्रेस की ओर से, उसमें कहीं कोई नेताओं की कोई ऐसी नहीं दिखती कि एक दूसरे से टकराव के हालात हो। जिसको जहां काम मिला है वो अपने अपने काम कर रहा है। फिर सबसे खास बात जो दिग्विजय सिंह जी को लेकर राकेश जी कह रहे थे, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। वो बड़ी चीज है कि दिग्विजय सिंह अभी 60 विधानसभा क्षेत्रों को नाप चुके हैं। उन क्षेत्रों को नापते उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी आप कहते ना कि खुद फाउल कर लीजिए, आप अपने पाले में गोल करने वाली स्थिति पैदा कर दीजिए, अपनी ऐसा बॉल पास कर दीजिए जो दूसरा आसानी से गोल कर जाए, वो अवसर अभी दिग्विजय सिंह नहीं दिया। दिग्विजय सिंह इस चीज को लेकर मशहूर रहे हैं, बीजेपी बार बार कहती है बंटाधार, और उनके बयानों को लेकर बहुत बड़ा एक टूल पकड़ते हैं बयान। तो अब तक का जो कैंपेनिंग पिछले 60-70 दिनों में उन्होंने किया है, जगह जगह घूमे, उन्होंने कोशिश ये की है कि जो कांग्रेसी है, कांग्रेसी को वो बूस्टअप कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नसीहतें बार बार देते हैं कि देखिए, उनके बयानों को कोशिश की गई बीजेपी की ओर से कि डिमोरलाइज करने की। उन्हें साफ अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं कि आप यदि अपने पाले में गोल मारिएगा, आप अपने अहमों को नहीं छोड़िएगा। वो पीछे बैठते हैं, सबसे आखिरी में बैठते हैं, सबको मौका देते हैं, असंतुष्ट उनके विरोधी। तो एक ये प्लस पॉइंट कांग्रेस की ओर है। फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, मोदी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं जो धूमिलता सामने आई है कर्नाटक या और जो चुनावों में पूरी तरह से, अच्छा मध्य प्रदेश में भी यही चल रहा है मुकेश जी कि अब शिवराज फ्रंट फुट पे नहीं है, शिवराज बैक फुट पे है और पहला चेहरा मोदी का बना हुआ है। मोदी यहाँ कम से कम
अनेक ऐसे कार्यक्रम में आ चुके हैं। पिछले अगर हम 1.5 साल का आसपास का समय उठाएं तो मोदी फ्रंट पर दिखे हैं। वो परोक्ष रूप से यहाँ आए हैं, फिर अपरोक्ष रूप से बहुत सारे कार्यक्रम, वर्चुअली बहुत सारे कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं केंद्र है, जो बीजेपी का जो नेतृत्व है केंद्रीय, वो समझ रहा है कि अब शिवराज उतने प्रभावी नहीं। तो फिर ये इनके यहाँ बंटवारा और इनके यहाँ जो गुटबाजी जो चरम पर है, जो कांग्रेस में कभी हुआ करती थी, तो ये सारे के सारे कारक ऐसे हैं जो इस समय बीजेपी को नीचे और नीचे की ओर दिखा रहे हैं। हालांकि भी 4-5 महीने का 3 महीने का वक्त तो सीधे सीधे है। बिल्कुल वो फाउल को ही प्रयास में कि क्या फाउल कांग्रेस कर जाए और हम किस चीज को कैसे मुद्दा बना लें। तो इसीलिए अभी जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हम इतनी प्रभावी ढंग से ये कह पा रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ ही जाएगी, उसकी वजह यही कि बीजेपी एक इशू को ऐसा कैश कराती है जो पूरी की पूरी तस्वीर को बदल देता है। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों अलग अलग हैं, तो बीजेपी वेट एंड वॉच की मुद्रा में अपने खेमे को सुधारने में लगी। और मुझे लगता है कि जो अभी 120 विधायक हैं बीजेपी में, सिंधिया के टूटने के बाद जो स्थिति बनी सदन में, उसमें कम से कम 60-70 टिकट बेदर्दी से बीजेपी काटने वाली है। वो ये परवाह नहीं करेगी हम हार जाए, क्योंकि उसको मालूम है हारना में वैसे भी, अगर जो खबरें आ रही जो उनका अपने आंतरिक स्तर में उसमें निकल के आया है कि यदि हमने इन्हीं को फिर से ज्यादा टिकट दिए, पिछली बार ये था 109 पे बीजेपी इसलिए रुकी थी कि टिकट्स को लेकर गफलत हुई थी, कई टिकट्स नहीं काट पाए थे, वो जो नहीं टिकट काट पाए थे वो हारे थे। तो इस बार फूक कर रहे थे, उसको मालूम है कि ये हमारे लिए डू और डाई का चुनाव है। तो लाकर उसकी घबराहट चिंता सब चल रही है। वो अपने पैबंद जितने भी जो पैबंद लगे हुए हैं उसको अपने सीने का और भरने का प्रयास। उसमें हार्डली जो बहना योजना है मुकेश जी, उसका जरूर मैं जिक्र करूंगा कि 1,000 रुपए महीना जो अभी सीधे खाते में जाना शुरू हुआ है, 1250 करोड़ रुपए महीने का भार अभी आना शुरू हुआ है। और इसको उन्होंने ये कहा है कि हम इसको 15,000 तक 3,000 तक पहुंचाएंगे। तो उसको कल्पना करिए कहां जाएगा, 45,000 करोड़ के आसपास का एक बजट कहां से लाएगी, 3 करोड़ 4 लाख। चलिए, अभी तो चुनाव जीतने की चिंता है सारी पार्टियों को, इसलिए सारे के एजेंडे में इसी तरह की सरकार पे, तो बीजेपी घबराहट के सारे कारण है। मुकेश जी जी, हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा भी जुड़ गए हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश जी, कर्नाटक फार्मूले की बात हो रही है, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही, ठीक वही सिद्धारमैया, रवि कुमार, शिव कुमार, इधर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ की जोड़ी, उसी तरह की गारंटियां वगैरह वगैरह। एक बड़ा फर्क है, वहां कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल जैसे संगठनों पर रोक लगाएंगे, बैन लगाएंगे, और यहां सभाओं में गधे घूम रहे हैं, ठीक है, और खुलेआम सॉफ्ट हिंदुत्व कह लें या हिंदू धर्म को के तमाम प्रतीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। क्या ये इस हिस्से में इस तरह की रणनीति मजबूरी है कांग्रेस की, उसकी जरूरत है? मुकेश जी, मध्य प्रदेश में शिवराज की स्थिति मुंबई जैसी नहीं है। एक बात तो ये सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है कि शिवराज अपने आप में एक चेहरा बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी इस स्थिति में नहीं कि कहे कि चुनाव के बाद हम शिवराज सिंह चौहान को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं था, क्योंकि दोनों प्रमुख नेताओं ने आमने सामने बातचीत करके टीवी में, व्हाट्सएप पे प्रसारित किया था कि हम लोग एक साथ, बाद में भले जो भी मतभेद रहे हो, तो शिवराज यहाँ एक मजबूत व्यक्ति है उनके सामने। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो आपने अभी सबसे पहले भूमिका में कहा, आप मध्य प्रदेश के मतदाताओं को अपरिपक्व नहीं कह सकते। उन्होंने भी कई बार बहुत अच्छे फैसले किए। आप 2003 की तुलना करें 2018 से, 2003 में बीजेपी को नहीं, हिंदी पट्टी का एक चरित्र है प्रकाश जी, हिंदी पट्टी का, गोबर पट्टी के मतदाताओं का और यहाँ की राजनीति का एक चरित्र है जो बताता है कि दक्षिण के मुकाबले यहाँ के मतदाता उस तरह से उस परिपक्वता खासतौर पर ऐसे संवेदनशील मसलों पर नहीं दिखाई हुई। जी, एक और बात है, मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसा जातिवाद नहीं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसे जातिगत समीकरण उतने काम नहीं करते। यहाँ बसपा भी आती तो 2 सीट से ज्यादा नहीं ला पाती, सपा आती तो 2 सीट से ज्यादा, वो भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों। यहाँ जातियां हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, जैन हैं, अग्रवाल सब हैं,
लेकिन उस तरह का द्वंद्व जातियों में नहीं है। तो मध्य प्रदेश इस मामले में थोड़ा अलग है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनकी पार्टी के ही लोग, और वे लोग जो नाराज वर्ग के लोग हैं। और अभी प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मध्य प्रदेश में कोई बहुत अच्छी राय लोगों की नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी हैं वीडी शर्मा खुद। और आप देखिए कि वीडी शर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा का टिकट देने के लायक नहीं माना था। ये संयोग है कि उन्हें खजुराहो से लोकसभा का टिकट दिया गया और मोदी जी का नाम लेके वे जीत गए। लेकिन जीतने के बाद उन पर जो आरोप लगते थे, ये आरोप लगे हैं वीडी शर्मा पर कि वे पैसे लेकर पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्तियां कर रहे हैं। और ये बात मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता ने कही कि वो एक बड़ा फंड इकट्ठा करने की कोशिश में थे ताकि मौका आने पर वो सरकार को गिरा के खुद मुख्यमंत्री बन जाए, वो उनके प्रयास थे। तो शिवराज सिंह चौहान इन सब की हरकतों को देख रहे हैं और जान रहे हैं। अब कांग्रेस के साथ अच्छी बात ये हुई है यहाँ मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस ने अपने लगभग सभी प्रत्याशी, लगभग बोल रहा हूँ, तय कर दिए, और व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनको बता दिया कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, आप पूरी तैयारी कर लीजिए। तो पिछले 4-5 महीने से जिन लोगों को टिकट मिलने की आस है, वे दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही घोषणा होगी, वे घोषणा अभी कांग्रेस इसलिए नहीं करी, बीजेपी के सामने अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती कांग्रेस, लेकिन उम्मीदवारों, तो ये तैयारी कांग्रेस के लिए एक शुभ है। कमलनाथ का चेहरा चुनाव के बाद रहेगा, मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, ये भी तय है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के सामने अभी अपने पुत्रों का भविष्य दिख रहा है। अगर 60 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर दिग्विजय सिंह गए हैं, तो उन्हें अपने बेटों का भविष्य संवारना है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया उन दोनों नेताओं के बेटे के भविष्य में बड़ी बाधा थी। तो अब उन्हें लगता है कि हमारे बेटों का भविष्य सुरक्षित, दोनों नेता, और दोनों 75 पार हैं। अगर बीजेपी में हो तो शायद मंडल में चले जाते हैं, जो सलाहकार मंडल है। तो ये सारी चीजें मध्य प्रदेश के बारे में है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर अभी भी जो लगता है हमें कि मतदाता, आप देखिए कि बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे आता जा रहा है। जब सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी उमा भारती के जमाने में मिली थी, और तब उमा भारती ने 6 महीने तक लगातार पूरे प्रदेश में हेलीकॉप्टर दौरे किए थे आदिवासी क्षेत्रों में। कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार तब शुरू हो गया था जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने आए थे, तब उनका प्रचार शुरू हो गया था। और दिग्विजय सिंह ने 2018 में के पहले जो नर्मदा यात्रा के साथ ही शुरू कर दिया। तो इन सारी हालात को देख के लगता है कि कांग्रेस मजबूत है। बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी चुनाव में समय है, और कोई ना कोई शगुफा बीजेपी क्या छोड़ती है, इस पर भी लोगों की निगाहें है। जी, तो कार्तिकेय जी, चुनौती फिर क्या है कांग्रेस के सामने? अगर स्थितियां ये हैं जिसमें बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर है और कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां क्या है? चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, धन बल, मीडिया बल, सत्ता बल, एजेंसी बल वगैरह वगैरह तो हैं ही। और क्या चुनौती है राजनीतिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर, जो चुनावी गणित है उनको बैठाने के तौर पर? मुकेश जी, कांग्रेस के सामने चुनौती कांग्रेस ही रहेगी इस चुनाव में। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये चुनाव मुफीद लग रहा है मुझे। कर्नाटक जितनी जीत ना भी हो, लेकिन इस समय कांग्रेस की स्थिति, राजेश सर अगर आप म्यूट कर लें तो बेहतर होगा विनम्रता पूर्वक। मुकेश सर, तो मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश में स्थिति कांग्रेस की अच्छी है, और वहां पर धन बल की आप जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास भी धन बल ठीक ठाक है, एक बहुत बड़ा प्लस है ये कर्नाटक की तरह। संजीव सर पिछली बार भी शो पर थे, मैंने ये भी पिछली बार भी कहा था कि पिछली बार 18 में कांग्रेस 2 रीजन्स को छोड़कर बाकी सब रीजन्स में अच्छा निकाल गई थी इलेक्शन, एक भोपाल का इलाका और एक बघेलखंड का इलाका। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी जितनी मध्य प्रदेश में आरएसएस प्लस बीजेपी। मध्य प्रदेश में आरएसएस भी बहुत एक्टिव है, लेकिन इस समय जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की, जो इनफैक्शन फाइटिंग है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को ये इलेक्शन दिया हुआ है इस समय, और कांग्रेस ने आज ये रैली करके इनिशिएटिव भी कहीं ना कहीं सीज किया है। मुझे कांग्रेस आज की तारीख में प्लस में लगती है। अब अभी से लेकर चुनाव में 4-5 महीने का समय है,
बहुत कुछ बदल सकता है, नैरेटिव बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए जनरल इलेक्शन को ही प्रीपोन कर दिया तो फिर पूरी बाजी पलट सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूं। तो वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल आज की अगर स्थिति में बात करें तो कांग्रेस एक कॉम्पैक्ट हाउस दिखता है। कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश करे। और मुझे एक चीज जो एक कमी हो सकती है वो ये है कि कमलनाथ साहब इज द ओनली पर्सन राइट नाउ मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में पॉजिटिव तो ये होता है कि चेन ऑफ कमांड यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन उसमें नेगेटिव ये होता है कि कभी कभार आप नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते या आप अपने नैरेटिव पे ही चलते रहते हैं, चाहे वो गलत हो। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उनके पास मेरे ख्याल कनुग्लो जी भी इन्वॉल्व हैं इस समय चुनाव में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और प्रियंका गांधी तो आई गई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सिचुएशन अच्छी है, छत्तीसगढ़ में भी अच्छी है, मध्य प्रदेश में भी अच्छी है। मुझे लगता है कि अनलेस बीजेपी कुछ डिसरप्टिव करे या कांग्रेस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कुछ करे तो कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन ठीक ठाक निकल जाना चाहिए मेरे अनुसार। जी बादल जी, अभी तो इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है। अभी जो महारथी हैं नरेंद्र मोदी उस तरह से उतरे ही नहीं है चुनाव, अमित शाह नहीं उतरे हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं आए हैं। नरेटिव जो ये लोग बना लेते हैं, कर्नाटक में नहीं बना पाए, हम सब जानते हैं वहाँ की परिस्थितियां दूसरी हैं, लेकिन गौ पट्टी में तो इस तरह के नरेटिव बनाने में कोई देर नहीं लगती है। तो वो चीजें जब होंगी, मीडिया अपने खेल खेलेगी और चुनाव आयोग सरकार के मुताबिक भी मोदी जी की सुविधा के मुताबिक कार्यक्रम वगैरह बनाएगा। ये सारी अड़चने कोई मामूली अड़चने नहीं है। एजेंसियां आकर छापे मारेगी, और जो अभी कार्तिकेय जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में फंड के मामले में स्थितियां कांग्रेस की बहुत बुरी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो फंड निकालने में भी घबरा जाएंगे कांग्रेस से। अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए मुकेश जी, जहां तक फंड की बात है, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अभी बहुध्रुवीय चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी है या फिर कांग्रेस है। तो जब दो ध्रुव हैं तो उसमें फंड का होना या ना होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। और हमने देख लिया फंड बहाने में क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम खर्च किया था, क्या गुजरात के चुनाव में, क्या हिमाचल के चुनाव में, क्या कर्नाटक के चुनाव में। तो लेकिन अपेक्षाकृत कामयाबी उनको नहीं मिली। तो फंड जो है मध्य प्रदेश में कम से कम कोई मैटर नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी जिक्र आया था आरएसएस का, जिक्र आया था। इस बार आरएसएस आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही अनमने ढंग से इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। कारण ये मुझे लगता है कि नहीं मुकेश सर, मैं इसमें एक इंटरवेंशन करूंगा जी कि मैं नहीं मानता कि फंडिंग का रोल नहीं होता, चाहे बाइपोलर चुनाव हो, चाहे ट्राइपोलर हो, चाहे कितने भी पोल्स हो, फंडिंग का रोल रहता है। खासकर कि आज की डेट में जब मिस इन्फॉर्मेशन एक इतना बड़ा एलिमेंट बन गया है कैंपेन्स में अनफॉर्चुनेटली, तो फ्रंट पेज को ऑक्यूपाई करना, अपने इवेंट्स करना, गाड़ियां बुक करना टाइम से। शीतल सर गए थे फील्ड पे कर्नाटक में, आप अगर उनसे बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि जब फंड होता है तो क्या क्या होना पॉसिबल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसे, ये बात सच है मुकेश सर कि एक लेवल तक फंड काम आता है, उसके बियॉन्ड उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं होती, लेकिन वो लेवल तक तो होना चाहिए ना। कांग्रेस कई राज्यों में एकदम ठन ठन गोपाल है, तो वहां पर तो एक बेयर मिनिमम भी नहीं है। तो मेरा वो पॉइंट था। बाकी राजेश सर भी जी, राजेश आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पार्टी के भीतर इतनी नाराजगी मोल ले ली है कि सारे नेता, आप देखें मालवा हो, निमाड़ हो, चंबल हो, विंध्य हो, महाकौशल हो, हर जगह वो नाराज बैठे हैं लोग। आप नाम मैंने शायद उस समय नहीं था, मैं बोलता रहा, प्रभात झा उनसे नाराज हैं, नरेंद्र तोमर उनसे नाराज हैं, उनसे कैलाश विजयवर्गीय नाराज हैं, उनसे और भी मंत्रिमंडल के अनेक सहयोगी नाराज हैं। अभी मैं आपको बताऊं, लेकिन बादल जी ऊपर से एक आदेश आ जाएगा तो ये सब फिर पार्टी को जिताने में जुट जाएंगे, फिर पार्टी का सवाल आ जाएगा, शिवराज सिंह को किनारे हो जाएंगे।
मुकेश जी, स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अब कोई भी आदेश आ जाए मध्य प्रदेश में वो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय जो उनको जोड़ने वाला जो एलिमेंट था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, भारतीय जनता पार्टी का जो सीमेंट है। लेकिन जब मैंने कहा कि वो खुद भी बड़े अनमने ढंग से हिस्सा ले रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी बिगड़ चुकी हैं। हाँ, मैं ये बात कहूंगा, मैं थोड़ा सा आंशिक तौर पर सहमत हूं कि कांग्रेस संगठन बहुत ही एकजुट होकर लड़ रहा है। अभी भी कांग्रेस संगठन में सुरेश पचौरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जैसे लोगों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और जहां तक 60, बार बार ये जिक्र आ रहा है कि दिग्विजय सिंह 60 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, मैं आपको कह रहा हूं वो तो प्रायश्चित कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का बच्चा और मध्य प्रदेश में सारे मतदाता इस बात को जानते हैं कि अगर पिछली बार सरकार गिरी थी कांग्रेस की, तो ज्योतिरादित्य का जो रोल था वो तो था ही, सबसे बड़ा कारण तो खुद दिग्विजय सिंह थे जिनके कारण सरकार गिरी थी। तो अब अगर वो अपना प्रायश्चित कर रहे हैं तो पता नहीं, मैं नहीं जानता कि 60 में घूम ले या 600 विधानसभा सीटों में घूम ले, हैं तो 230 ही, उनके घूमने का कितना फर्क पड़ेगा। कमलनाथ एक ऐसा नेता है, मैं एक उदाहरण देता हूं कि कमलनाथ ने अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया था 1980 में, और अर्जुन सिंह ने 1993 में दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया था सुभाष यादव की जगह। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के कद में कोई तुलना ही नहीं है। कमलनाथ एक राकेश जी, चंबल रीजन में सिंधिया बनाम शिवराज होगा, कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा, क्या होगा आखिरकार, और उसमें कौन भारी पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। जी जो पिछला चुनाव आपने देखा 2018 का, वो चुनाव शुरू हुआ था भाजपा बनाम कांग्रेस, लेकिन बाद में टर्न हो गया शिवराज बनाम महाराज। अब 2023 में और जो चुनाव होना है उसमें शिवराज और महाराज एक पार्टी में है, कांग्रेस अपनी जगह है। तो अब ये चुनाव शिवराज बनाम महाराज के साथ साथ शिवराज महाराज बनाम कांग्रेस हो गया है। कांग्रेस को अब एक की जगह दो शत्रु मिल गए हैं। शिवराज तो एंटी इनकम्बेंसी के जितने फायदे कांग्रेस को दे सकते थे वो दे देंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में होने से कांग्रेस को जो अतिरिक्त बोनस मिलने वाला है उसके आकलन की अभी जरूरत है। आप देखेंगे, अभी बात हो रही थी, आपने ही बात की थी कि अभी तो समय है, योगी जी नहीं आए हैं, मोदी जी नहीं आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कई विधानसभा चुनाव का आप परिदृश्य उठा के देखेंगे तो यहाँ सीमावर्ती इलाकों में 6, 7 और ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें ये पड़ोस की सरकारें, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे योगी जी की सरकार रही हो, ये 10 सीटों से ज्यादा विधानसभा मध्य प्रदेश की प्रभावित नहीं कर पाते। धनबल कितना भी कर लें, बाहुबल कितना भी कर लें, जाति का कितना भी गणित लगा लें, मध्य प्रदेश का चुनाव अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरीके से होता है। ग्वालियर चंबल संभाग में जाति गणित अपनी जगह है और सिंधिया वाला एक जो फैक्टर है वो अपनी जगह है। अब नरेंद्र सिंह जो पुराने छत्रप माने जाते थे, जिनका जिक्र अभी बादल जी कर रहे थे, अब उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो किसानों का आंदोलन चला, जो साल भर चला, जिसमें 700 से ज्यादा किसान मारे गए, उससे उनकी छवि पूरे देश में खराब हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल के किसानों ने उसको बहुत ही अन्यथा लिया कि एक किसान का बेटा होते हुए भी इतना मतलब कोई निर्णय नहीं कर पाया, तो उनकी स्थिति भी खराब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कर्मों से बेचारे घिर गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता। नहीं राकेश जी, ये बताइए कि राकेश आपने कहा कि महराज और शिवराज एक हो गए हैं, अगर दोनों एक हो गए हैं तो ज्यादा पावरफुल हो गई बीजेपी। अचल सर इसमें ये डाल दें बीच में कि चंबल में असल में महाराज वर्सेस नरोत्तम मिश्र वर्सेस नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस शिवराज, ये सारे किरदार इस समय चंबल में है। अचल सर देखिए, मैं कहता हूं कि यहाँ परिदृश्य दूसरा है। अभी आपने बात की, जैसे नरोत्तम मिश्र की बात की, नरोत्तम मिश्र जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता है जो कब मेहर की गोदी में, कब सिंधिया की गोदी में बैठ जाए पता नहीं चलता। नरेंद्र सिंह तोमर तो मेहर के
बेचारे उत्पाद ही है, तो वो महल सिंधिया के खिलाफ चाह के भी नहीं जा सकते, भले ही कोशिश कर रहे हो। आज भी दरबार मध्य ग्वालियर में जब लगता है तो सिंधिया के यहाँ उतना ही लगता है जितना कांग्रेस में लगता था। लेकिन अभी हाल 3 दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बेटी की शादी में 50,000 लोगों को खाना खिलाकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश भी की और प्रदर्शन भी किया। ये चुनाव के नजरिए से था। इसके पहले उनके लड़के की शादी, उसमें 10,000 लोग भी नहीं आए थे। कहने का मतलब ये है कि अब सबको अपनी अपनी चिंता है, पार्टी की चिंता नहीं है। एक पूर्व राज्यपाल हमारे ग्वालियर शहर में रहते हैं, सोलंकी जी, आरएसएस की जमीन के क्या आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, वो कहते हैं मेरे बेटे को टिकट दो वरना फिर स्थितियां खराब हो जाएगी। तो सब कुछ बिखरा हुआ है और ऐसे बिखराव में जो नतीजे हैं केवल एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को फायदा नहीं देंगे। जो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक बिखराव है, ये कांग्रेस को ज्यादा फायदा देगा। मैं कहता हूँ गोविंद सिंह जैसे लोगों को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं घेर पा रहे। जी, अब मैं बहुत संक्षेप में चाहता हूँ, आखिरी दौर है। संजीव जी, मोदी फैक्टर, अगर आपने कहा, आप में से किसी ने कहा कि ये चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा, शिवराज सिंह पीछे रहेंगे, क्या मोदी फैक्टर मध्य प्रदेश में उस तरह से काम कर पाएगा कि शिवराज की जो दरकती हुई छवि है, जो कमजोर पड़ती हुई छवि है, जो चमक पिछले चुनाव तक थी वो कम अब वैसी नहीं रही है, क्या उसकी भरपाई मोदी करेंगे और मोदी के दम पर क्या ये चुनाव बीजेपी निकाल सकती है? अनम्यूट कीजिए। नहीं, देखिए मोदी को लेकर अभी मोदी ठीक है, कर्नाटक के नतीजे अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश है जो हिंदी भाषी बेल्ट है, मोदी अभी ऐसा नहीं है, मोदी चेहरा है। और बीजेपी जैसा मैंने कहा कि जो कर रही है पिछले 1.5 साल से सरकार जो कर रही है, बार बार मोदी का ही चेहरा सामने रखा जा रहा है। तो यहाँ भी निश्चित तौर पर मोदी आगे होंगे, शिवराज और बाकी पूरी की पूरी बीजेपी पीछे होगी। तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा कितना कामयाब हो पाता है। लेकिन हाँ, तुलनात्मक यदि हम कांग्रेस के जो लीडरान हैं, दिग्गज हैं, जो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, इन सब की तुलना में तो मारक है, उनकी मार है, क्षमताएं हैं। तो जब वो किस तरीके से किन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और मैंने अभी जो कहा कि बीजेपी इस इंतजार में ज्यादा रहती है कि कैसे ये फाउल कुछ कांग्रेस करे और उस फाउल को हम कैसे गोल में, बड़े गोल में तब्दील कर दें, हम जीत में दर्ज कर दें, उस ओर जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो चेहरा है और मुझे लगता है कि फायदा या कहीं ना कहीं पहुंचेगा। उसके परिणाम बीजेपी के पक्ष में जितने हो सकते हैं उतने आएंगे। जी प्रकाश जी, आपको लगता है कि मोदी तुरुप का पत्ता है बीजेपी के पास और केंद्र सरकार है और केंद्रीय एजेंसियां हैं? देखिए, बीजेपी के पास जो कुछ है, अभी मोदी जी का चेहरा मध्य प्रदेश में कोई बहुत काम आएगा इसकी संभावना मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान की गतिविधियों को, उनके काम को देखते हैं और लोकसभा चुनाव अभी दूर है, तो मध्य प्रदेश में कोई बहुत चेहरा काम आएगा ये लगता नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो एजेंसियां हैं उनका काम कितना रहता है, वो कितना काम करती है, मध्य प्रदेश में कितनी छापामारी करती है, उसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं कि मोदी जी का चेहरा मध्य प्रदेश में बीजेपी को वापस सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुकेश जी, कार्तिकेय जी। क्या मुकेश सर प्रश्न आपका मोदी जी को लेकर है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, बहुत सारी कमियां बीजेपी में दिख रही हैं, लेकिन जब मोदी जी मैदान में उतरेंगे तो क्या चीजें बदल सकती हैं बीजेपी के लिए और कितना बदल सकती हैं? देखिए मुकेश जी, ये तो अब क्लियर हो गया है ना कि राज्य दर राज्य जहां पर लोकल लीडरशिप है बीजेपी की, वहां पर मोदी जी का प्रीमियम लोकसभा इलेक्शन से कम होता है। प्लस जिस स्टेट में ऑपोजिशन के पास अच्छे लोकल लीडर्स होते हैं वहां पर मोदी जी का इफेक्ट कम हो जाता है। योगी जी का जो इफेक्ट है वो मुझे आज की तारीख में ओवर हाइप्ड लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसका हमारे पास कोई ऐसा एम्पिरिकल डेटा नहीं है जो सपोर्ट करता है कि उनके आने से सीटें स्विंग हो जाती हैं। उनके आने से कार्यकर्ता इंफ्यूज हो जाते हैं, ये जरूर है, लेकिन सीटें स्विंग योगी जी नहीं करा पाते। मोदी जी का जहां तक बात है, आप कर्नाटक देख लें, आप बंगाल देख लें, आप दिल्ली देख लें, 3 अलग अलग राज्य, 3 अलग अलग पार्टियां, कॉमन बात ये थी कि तीनों में लोकल लीडरशिप अच्छी थी विपक्ष की। तो वहां पर मोदी जी का जो प्रीमियम लोकसभा में होता था वो विधानसभा में इतना नहीं आया। तो मुझे लगता है कि
मैं वही कह रहा हूं, अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस, बीजेपी की कोशिश होगी इस इलेक्शन को नेशनल पटल पे ले जाने की, कुछ ऐसी बात करके। कांग्रेस की कोशिश होगी इस इलेक्शन को नीचे लाने की, जमीन पर। तो अगर कांग्रेस सक्सेसफुल रहती है तो फिर मोदी जी का नैरेटिव नहीं चलेगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा, जैसे नोटबंदी थी या जैसे पुलवामा था, इससे पूरा मूड बदल जाता है पूरे देश का, फिर मध्य प्रदेश कोई उसमें अकेला नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है मामला बदल जाए। लेकिन अगर चीजें कॉन्टिन्यूटी में रहती हैं, डिसरप्टिव नहीं होती, तो मुझे लगता है कि मोदी जी का एक प्रीमियम होगा। लेकिन क्या वो सफिशिएंट होगा, इसमें मुझे डाउट है। अभी सर्वेज आएंगे तो उससे और क्लैरिटी मिलेगी। जी प्रकाश जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। मध्य प्रदेश में एक और चीज है जो जिससे लोग नाराज हैं, जिसका जिक्र अभी तक हुआ नहीं है इस बातचीत में, कि लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी या शिवराज सिंह की नहीं है, 4 या 5 IAS अधिकारियों की। जो गलती छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ हुई थी, जब छत्तीसगढ़ में लोगों को लगने लगा कि सरकार के नाम पर केवल 4 या 5 अफसर ही हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है। तो ये भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं की नाराजगी का एक कारण है, विधायकों की नाराजगी का एक कारण है, और इसका असर नीचे तक जाता है कि आखिर ऐसा क्यों। मुकेश जी, राकेश जी आपकी टिप्पणी चाहिए, लेकिन लगता है राकेश जी फ्रीज हो चुके। अच्छा राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए। राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए। आपकी एक अंतिम टिप्पणी हम चाहते हैं कि मोदी फैक्टर कितना प्रभावी हो सकता है। देखिए, मोदी फैक्टर की बात कार्तिकेय जी ने कही, वो सही है कि मध्य प्रदेश में मोदी फैक्टर का बहुत ज्यादा गारंटेड कोई प्रभाव होने वाला इसलिए नहीं है कि 2018 के चुनाव में मोदी जी ग्वालियर में सभा करने आए, पूरी 34 सीटों को ध्यान में रखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2013 चुनाव के मुकाबले 13 सीटें कमानी पड़ी। यानी अकेले ग्वालियर शहर, ग्वालियर जिले की जो 6 सीटें थी, उसमें से मात्र 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। तो उनकी अपील अब उतनी प्रभावी होने वाली इसलिए नहीं है कि अब स्थानीय मुद्दे, स्थानीय तकलीफें और स्थानीय नेतृत्व का जो असंतोष है, वो सब काम आने वाला है, वो चुनाव नतीजों को प्रभावित करने वाला है। मोदी जी का चेहरा या ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा या शिवराज सिंह का चेहरा अब उतना प्रभावी शायद न रहे। जी, तो कुल मिलाकर ये कि अगर बीजेपी को मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना है तो कुछ ऐसा ड्रामेटिक होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जैसा कार्तिकेय जी करें। लेकिन अगर उस तरह का ड्रामेटिक पुलवामा वगैरह जैसा करना है तो वो फिर लोकसभा चुनाव के लिए किया जाएगा, मध्य प्रदेश चुनाव के लिए क्यों किया जाए। एक छोटे चुनाव पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया जाए, उसको बचा के रखा जाएगा। बहरहाल ये भी एक अटकलबाजी का एक कहना चाहिए अतिरिक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। सर नमस्कार। थैंक यू।